दिन जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को पैगाम। ये पैगाम क्या है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को क्या ऑफर करवा रही है और क्यों करवा रही है, दोस्तों इसका एक मुकम्मल हाल आपके सामने रखेंगे। और जुनैद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पार्टी के अंदर क्या तनकीद की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक हिकमत अमली देने में क्यों नाकाम रही और क्या आने वाले जो 2 बरस मजीद इस हुकूमत के बाकी बचे हैं, क्या हिकमत अमली इसी तरह चलती रहेगी और इमरान खान की रिहाई के लिए क्या तहरीक इंसाफ के जितने धड़े आपस में लड़ते रहेंगे और क्या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कॉल नहीं दी जाएगी। दोस्तों इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि शफी जान साहब ये कहते हैं कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ये राब्ते किससे हो रहे हैं और क्या हासिल किया जा रहा है अपने लिए या इमरान खान के लिए, कोई मुज़ाकरात ये तमाम कायदीन कर रहे हैं या नहीं, इसका भी मुकम्मल हाल आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों एक प्रेशर ग्रुप मजीद तैयार किया जा रहा है और ये प्रेशर ग्रुप क्या करेगा, टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब को घर भेजने की बात की जा रही है और ये बताया जाता है कि कुछ लोगों ने अपनी शेरवानी जो सिलवा ली है और क्या गारंटीज पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन हैं उनको दी गई, इसका भी मुकम्मल हाल आपके सामने रखेंगे और हुकूमती नाअहली के 5 सबूत भी आपके सामने पेश करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से आप खबरें सुन रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफर भी करवा रही है, एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंच गया, इमरान खान की मुलाकात हो रही है, खैर खाहों का ग्रुप, पाकिस्तान से प्यार करने वालों का ग्रुप और कुछ साबिक जर्नैल जाकर इमरान खान से मिले और उन्हें कुछ ऑप्शंस दिए गए और फिर एंट्री होती है बैरिस्टर सैफ साहब की, उनके हवाले से भी कुछ आपने दावे सुने। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तहरीक को अब तक फाल क्यों नहीं कर सकी? जब पहली मरतबा अलीबा खान ने 10,000 बंदे लाकर पटियाला के बाहर बैठने का ऐलान किया था ना कुछ हफ्ते पहले, तो 3 से 4 हज़ार बंदे आए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमेटी ने अगले दिन मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद ये फैसला किया गया कि हिकमत अमली पर गौर करेंगे और इमरान खान को रिहा करवाने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। 2.5 बरस गुजर गए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि 3 बरस गुजर गए जब से इमरान खान को इन्होंने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी हिकमत अमली देने में कामयाब नहीं हुई। अगर ये कहा जाए कि क़यादत कन्फ्यूज़ है तो दोस्तों ये बात भी दुरुस्त है कि कन्फ्यूजन का शिकार क़यादत, और अगर ये कहा जाए कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। और कन्फ्यूजन और कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत, कन्फ्यूज क़यादत मिलकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रही है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं और मैं आपको ना आगे चलकर बताऊंगा, पहले ये सुन लें कि जुनैद अकबर ने क्या कहा कि जुनैद अकबर को पार्टी में जो सूबाई क़यादत देने का असल मकसद क्या था। जुनैद अकबर ये कहते हैं कि हमारे पेशावर के कुछ यूट्यूबर्स को शायद बहुत मसला है, बल्कि लगता है कि वो फरमाइशी यूट्यूब चलाते हैं, इसलिए बार बार यही सवाल उठाते हैं कि मैं इस हवाले से बात वाज़ेह कर देता हूँ। हिकमत अमली के बारे में उनसे बात हुई ना कि जब मुझे सूबाई सदर बनाया गया तो इमरान खान साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि सूबे में तहरीक को दोबारा फॉल करूँ। आप सबको याद होगा कि 26 नवंबर के बाद हालात इंतहाई ख़राब थे। हमने अपने कारकुनों की लाशें उठाई थी और पार्टी एहतजाज की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन हमने आकर सहारा दिया। और फिर वो ये कहते हैं कि चंद दिन के बाद अली मीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई तो ये जिम्मेदारी दोबारा उनको दे दी गई। अली मीन साहब इस हवाले से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और मैंने फिर उसकी तायद भी की। इसके बाद सोहेल अफरीदी साहब आए, लेकिन उन्हें भी ये हदायत की गई कि जो भी सियासी सरगर्मी या लायमल इख्तियार करना है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के मशवरे से करना है, चूँकि इमरान खान साहब ने उन्हें इस हवाले से जिम्मेदारी दी। देखिए ये 2 हिकमत अमली थी। जब सोहेल अफरीदी से बात होती है कि तुम एहतजाज की कॉल कब दोगे, तो आपको याद होगा कि इवन के बहनों ने भी कहा था कि सोहेल अफरीदी को बता दिया गया है कि उन्हें क्या करना है, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन अपने अरूज पर लेकर जाना है। वो लेकर गए, उनकी बाद में मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन उनको ये बता दी गई थी कि हिकमत अमली क्या होगी और फाइनल कॉल कब आएगी। दोस्तों इसके बाद ना अचकज़ई साहब की एंट्री होती है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की एंट्री होती है और तहरीक इंसाफ के कायदीन इन 2 शख्सियात के पीछे आपको छुपते हुए नजर आए। जब आप सवाल करते हैं कि तहरीक कब चलाई जाएगी, कॉल कब दोगे, निकलोगे कब, तो कहते हैं जी ये फैसला उन्होंने करना है, हमारा ये काम नहीं। अब देखें आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब इनके ऊपर तनकीद हो रही है। आप कहें कि फ़लाँ यूट्यूबर या फ़लाँ इंडिपेंडेंट सहाफ़ी, अब तो खैर एक गाली समझा जाता है पाकिस्तान में, जो लोग आपके ऊपर तनकीद करें आप उनके नाम रख देते हैं। नून लीग क्या करती है, यूट्यूबर कहती है, यूथिया कहती है और बहुत सारे नाम रख दिए। और जो लोग आपसे सवाल करते हैं आप कहते हैं कि जनाब इनको टास्क दिया गया होगा टास्क। लेकिन सवाल दोस्तों जनवन है कि तहरीक की बाकायदा कॉल क्यों नहीं दी जाती। और फिर वो ये कहते हैं कि जैसे ही हमारी इमरान खान से मुलाकात होगी और जो हदायत वो देंगे हम उसके ऊपर मिनवन अमल करेंगे, हमने पहले भी अमल किया और उनको मायूस नहीं करेंगे। देखिए ये इमरान खान को मायूस करने का मामला नहीं। अगर इमरान खान मायूस होता जेल में बैठकर तो कब का पाकिस्तान में ताकतवरों के हाथ पे बैठ कर चुका होता और अपने लिए कोई रास्ता निकालता। इमरान खान कभी भी इस कौम से मायूस नहीं हुआ, वो हालात से मायूस नहीं हुआ, वो फाइटर है, वो लड़ रहा है। अगर कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन है। इन्होंने क्या किया हुआ है, सलीमुल्लाह करीमुल्लाह और फिर सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, इससे ज़्यादा ये तहरीक नहीं है सर, अनफॉर्चुनेटली। सोहेल अफरीदी साहब से सवाल किया जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं, सोहेल अफरीदी पर तनकीद की जाए तो ये कहते हैं कि जनाब इनको लॉन्च किया गया। आज आपने कुछ यूट्यूबर्स का नाम लिया, नाम भी ले लेते जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मसला है, उनका नाम लेते पेशावर से, किन यूट्यूबर्स की आप जो है वो बात कर रहे हैं।
تو تنقید کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو بھی تنقید کر رہے ہیں، وہ اصل میں آئینہ ہوتا ہے حالات کا، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار ہے، کچھ پراکسیز ہیں، کچھ کنٹرول کرنے والے ہیں۔ سہیل افریدی سے سوال کریں، وہ کہتا ہے کہ خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تحریک کی کال دیں گے۔ اگر اگلے 2.5 برس بھی آپ کی ملاقات نہ ہوگی تو کیا آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ علی بن کنڈا پور تو 3 دفعہ آیا، لیکن آپ ایک دفعہ بھی نہیں آئے۔ تو آج سہیل افریدی، اچکزئی، مولانا عباس، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں، ان سے یہ سوال ہو رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ تحریک کب چلاؤ گے؟ یہ ایک دوسرے کے نا پیچھے چھپتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو سو تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار ہے۔ سہیل افریدی گزشتہ دنوں کہہ رہے تھے کہ اب کی بار میں خود لیڈ کروں گا، جلد کال بھی جائے گی، اور اس کال کو کب وہ دیں گے کوئی پتہ نہیں، اور پہلی گولی جو ہے وہ میں کھاؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے علی بن کنڈا پور نے بھی کہا تھا کہ اس دفعہ ہم نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا، آپ کو یاد ہے نا؟ تو عوام اب مکمل طور پہ ان سے مایوس ہو چکی ہے۔ تو سب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا یا نہیں ہوا؟ دروازے بند بھی ہوں تو کھڑکی کھلی ہوتی ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ شفیع جان صاحب نے کہا۔ شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ دروازے بند بھی ہوں تو کھڑکی کھلی ہوتی ہے، یعنی ایک طرف اشارے دیے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہاں کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک افواہوں کا بازار گرم ہے، اور کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کسی قسم کی کوئی حکمت عملی اس وقت موجود نہیں ہے کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکے۔ دوستوں میں آپ کو نا اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ آج جمعرات کا دن ہے نا، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کدھر ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 35 کا ٹولہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک حکمت عملی دی جائے، اور سہیل افریدی کو اس کی کرسی سے ہٹائیں گے اگر اس نے حکمت عملی نہ دی۔ یہی باتیں ہوئی نا، مشتاق غنی، وہ 3-4 لوگ آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، کچھ لوگوں کی تصویریں آئی، لیکن وہ 30-35 لوگ ہمیں کبھی بھی اڈیالہ کے باہر نظر نہیں آئے، جنہیں ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہا کہ جناب ہم وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آپ سے اچھے تو وہ بچے ہیں جنہوں نے قیدی نمبر 804 کی وردیاں پہنی اور اڈیالہ کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی بات کا انہیں خوف نہیں تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سینیٹر ہے، جو MNA ہے، MP ہے، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے باہر جا کر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ آج ایک لسٹ ہے، آنی چاہیے نا، وہ لسٹ کے اندر کن لوگوں کے نام جاری کیے گئے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جمعرات کا دن ہے، لیکن لوگ نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ کمپرومائز کر چکے ہیں۔ آج علیمہ خان اگر منگل کو اڈیالہ کے باہر جا کر نہ بیٹھیں تو پاکستان تحریک انصاف میں تو کوئی ایسا آپ کو قائد نظر نہیں آتا، لیڈر نظر نہیں آتا۔ قائد تو خیر ان کو نہیں کہنا چاہیے، نام نہاد لیڈر نظر نہیں آتا جو یقیناً عمران خان کی رہائی کے لیے جا کر تحریک چلائے۔ سب کمپرومائز ہو گئے۔ اور دوستو حالات اب یہی ہیں، اگر آپ ان کے جو پرسنل ان کے گروپس ہیں، ان کی آف دا ریکارڈ جو گفتگو ہوتی ہے وہ اگر آپ سن لیں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام قائدین کو ایک دن بھی برداشت نہ کریں۔ دوستو جیل ریفارم کانفرنس، اس حوالے سے خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور آج سپریم کورٹ میں جیل ریفارمز پر قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جیلوں میں جامع اصلاحات کا اعلان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور ختیجہ شاہ کو بھی اس کا ایک رکن بنایا گیا، اف یو ریمبر۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی مسلسل شکایت آ رہی ہے کہ ان کے قیدی لیڈرز کے اسیران کے ساتھ جیل مینول کے مطابق برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف عمر رسیدہ اور علیل قیدی ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، عمر سرفراز چیمہ اور جوید اکرم کو صحت کی مناسب سہولیات اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تحت ریلیف ملنا بین الاقوامی اور ملکی قوانین کا حصہ، لیکن یہ بھی ریلیف ان کو نہیں دیا جاتا۔ آج دیگر پاکستان تحریک انصاف کے اسیران کی طرح ان کی بھی محض عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرم میں پابند سلاسل رکھتے ان کی تمام بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل کیے جا چکے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں۔ مراد راز صاحب نے کچھ دن پہلے جو منسٹر صاحب ہیں پنجاب کے ایجوکیشن کے، ان کے اوپر تنقید کی، لوگوں نے واہ واہ کی کہ زبردست، لیکن کوئی سے یہ سوال پوچھے کہ مراد راز بھائی آپ اس آرگینوگرام کا حصہ تھے جو ہمیں اس وقت دکھایا گیا، اس وقت کے IG کی طرف سے کہ اتنی کالز یاسمین راشد نے کی، اتنی کالز جو ہے وہ مراد راز نے کی، اتنی مراد سعید نے کی، یہ تمام باتیں، لیکن مراد راز کو کسی نے نہیں پکڑا۔ تو یہ پریس کانفرنس کا اثر تھا نا کہ لوگ سائڈ پہ ہو گئے تو سب جو ہے وہ آپ کو اچھا نظر آئے گا۔ دوستو 9 مئی کے مقدمات میں زیر حراست 12 قیدیوں کی ہیپیٹائٹس اور دل کے دورے کے باعث اموات ہو چکی ہیں، لیکن اس کی ابھی تک کوئی تحقیقات جو نہیں ہوئی۔ یہاں پہ لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں، کسی کے پاس اپنے بیٹے کو پہنانے کے لیے کفن نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو قیدی تھے جنہوں نے 9 مئی جن کے اوپر الزام تھا یا سزا کاٹ کرائے، ان کی دنیا سے چلے جانے کی جو سچویشن تھی، جن حالات کے اندر وہ گئے، اس کے اوپر کون بات کرے گا؟ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ یہ صرف نظام کو دھکا دیا جا رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ ان سے بھی سوال ہوتا ہے نا، انٹرنیشنل لوگ ان سے پھر سوال کرتے ہیں، تو اپنی حکومت کا انہوں نے ایک چہرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اسیران جو موجود ہیں انہیں پاکستان کی عدالتوں سے سزائیں جو دی گئی۔ دیکھیں عمران خان کا کیس بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو ایک عدالت سے جب مہر لگے گی نا، تو مہر لگا کر یہ سب چیزیں کمپرومائز کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ انٹرنیشنلی جب کوئی سوال کرے گا تو یہ کہیں گے جی کہ ہم نے نہیں سزا دی، یہ پاکستان کی عدالت نے، ڈوگر صاحب نے عدالت کی طرف سے سزا دی گئی۔ عمران خان کو عدالتوں سے سزا دلوا کر، یا اس نقطے کے اوپر جو میں نے آپ کو کچھ روز پہلے پورا سیاسی منظرنامہ سمجھایا تھا، یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے عمران خان کے نام سے،
اور कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे, मज़ीद कमज़ोर करेंगे। और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खूब कर रही है कि भाई हाँ, अगर तुमने बात ना मानी तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, पॉलिटिकल कैपिटल तुम्हारे पले नहीं है, पॉपुलर ओपिनियन तुम्हारे खिलाफ है, तो फिर हम इमरान खान को अगर आज़ाद कर दें या इमरान खान के साथ हमारे मामला ठीक हो गए तो फिर तुम्हें कौन पूछेगा। तो इमरान खान के नाम को ये लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आइंदा चंद रोज़ में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बाइकआउट करने के हवाले से हतमी फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई कोर कमेटी इस मामले पर 2 हिस्सों में तकसीम है, जबकि पीटीआई आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी इंतखाबात के बाइकआउट की हामी है। और पार्टी की अक्सरियत रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने के यकसा मौक़े मुयसर नहीं, और वहाँ वही सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है जो माजी में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में देखी गई। और पीटीआई का ये भी मौक़िफ़ है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को हरा दिया जाता है, आज़ाद हैसियत में मुंतखब अरकान को दूसरी जमातों में शामिल कराया जाता है, और पार्टी को आज़ाद कश्मीर में बतौर जमात रजिस्टर नहीं किया जा रहा। हतमी फैसला आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल है, लेकिन आप जाएँ ना जाएँ, आप जो मर्जी कर लें, वहाँ पर जिन्होंने जिसको नवाजना है वहाँ पर नवाजने का सिलसिला जारी है। और दोस्तों, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च किया गया और कोई सीट इन्होंने जीती नहीं थी इलेक्शन के अंदर, लेकिन इनके पास इस वक्त 4 से 5 सीटें हैं और मखसूस नशिस्तें भी इनको मिल जाएंगी। तो इस तरह की पार्टीज़, किंग पार्टीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। माजी में काफ लीग बनी, आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और इनके ऊपर नवाज़िशात का जो सिलसिला वो जारी है। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन 2026 कोटली से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कई उम्मीदवारों का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। LA 8 से मलिक जुल्फ़कार अली हैं, LA 10 से मलिक मोहम्मद यूसुफ की सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई और इसके अलावा तनवीर इलियास को पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं मिला, साथियों समेत पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और अलीम खान की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का उनका इम्कान है और जल्द इनका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि एक और प्रेशर ग्रुप तैयार किया जा रहा है। क्या अलीम खान की जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक और प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी, हुकूमतें गिराने और जोड़ तोड़ करने में काम आएगी, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को ब्लैकमेल भी करेगी, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अगर किसी जमात की एक भी नशिस्त ना हो तो उस जमात में आकर कोई शामिल हो तो वो आज़ाद तसव्वुर होगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इसके बरक्स जो सूरत-ए-हाल थी वो आपके सामने है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक भी नशिस्त नहीं थी, इसके बावजूद 4 जीते हुए उम्मीदवार इसमें यानी शामिल करवाए जाते हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान का झंडा उनके हाथ में था। इलेक्शन कमीशन ने कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। तो ये मुल्क ताकतवरों का है, ये मुल्क प्रेशर ग्रुप्स वालों का है, ये मुल्क माफियाज़ का है। अगर गरीब से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ आपको नज़र आती हैं। ये अलग मामला है कि एक हाथ नहीं है तब भी एक हाथ से माजूर शख्स के दूसरे हाथ में हथकड़ी इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि वो आप लोगों से सवाल करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं? हम जमहूरियत को कभी भी सहारा नहीं दे सके, ना संभाल सके, ना इसको बना सके। और दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की बात हो रही है। इस किस्म की बातें, अफवाहें हम पिछले 3 सालों से सुन रहे हैं और इस फार्मूले के ऊपर किसी हद तक अमल भी किया गया। वो लोग जो इस सिस्टम के अंदर आपको नज़र आते हैं, उन्हें पार्लिमान तक पहुंचाने के लिए उन्हें सेंटर बनवाया गया, लेकिन असल में वो टेक्नोक्रेट थे, उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस रास्ते को अपनाकर, इस फार्मूले के ऊपर अमल दरामद करके उन्होंने सिस्टम के अंदर उनको जगह दी। दोस्तों, अब लाहौर के कई बिजनेसमैन हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने शेरवानियाँ तैयार कर ली हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि मुल्क के अंदर एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की तैयारी हो रही है। और उन लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि शेरवानी आप अपनी गाड़ियों में रखें, किसी भी वक्त आपको ये शेरवानी पहनने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, क्योंकि अफवाहें दोनों तरफ से हैं। उमर चीबा ने क्या कहा, वो ये कहते हैं जी कि ये कंपनी चलेगी, जैसा कि सोहेल बड़ाई साहब ने किताब लिखी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन ये कंपनी चलेगी और अब इस कंपनी के अलावा किसी के पास कोई चॉइस नहीं। इमरान खान अब वापस नहीं आ सकते, किसी मौजज़े से ही वो वापस आ सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन बहुत से लोग उमर चीमा की तरह जो ख्वाहिशात को खबर बनाकर आपके सामने रखते हैं, इससे वो इत्तफाक नहीं करते। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि अगर ओन चौधरी जो सिर्फ टिशू पेपर देने की जिसकी जिम्मेदारी थी, आज मतीन साहब ने इसके ऊपर कुछ बातें भी की हैं, अगर उसको इस मुल्क के अंदर मेंबर कौमी असम्बली बनाया जा सकता है, वो पार्लिमान में पहुंच सकता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी और सबसे ज़्यादा वोट आपको उस हल्के में नज़र आते हैं। तो अगर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर इस मुल्क के अंदर इमरान खान के पास तो मैंडेट है, इमरान खान तो मकबूल है, इमरान खान के पास तो सब कुछ है जो किसी भी जमहूरी लीडर और किसी भी मुल्क के सरबराह के पास होना चाहिए, जिसका लोग सारी उम्र ख्वाब देखते हैं, जिसका सदियों के बाद लोगों के पास ऐसा मैंडेट आपको मिलेगा। सब कुछ खान साहब के पास मौजूद है, उन्हें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान सिर्फ एक ही मसला है कि वो मकबूलियत को कबूल नहीं करते और वो चाहते हैं कि इमरान खान उनकी मर्ज़ी से चलें। और खान साहब ने फैसला कर लिया है कि मर्ज़ी सिर्फ जमहूरियत की होगी और पाकिस्तान की आवाम की होगी। तो इससे पहले नवाज शरीफ को भी ये लगता था कि उसकी हुकूमत सदा रहनी है। जनरल ज़ियाउल हक को भी यही हमेशा लगा कि उसने पूरी ज़िंदगी ओहदे पर बैठे रहना है। अयूब खान को भी यही लगा, मुशर्रफ को भी यही लगता था कि उसे पूरी ज़िंदगी सदर बनकर गुजारनी है और उसने अपना पॉलिटिकल फेस बनाया।
کہ उसे कोई हटा नहीं सकेगा। लेकिन इसके बरक्स सब कुछ क्या हुआ वो आपने देख लिया कि मौजूदा हुक्मरानों को माजी की इन मिसालों से, इन शख्सियात से इबरत पकड़नी चाहिए कि हमेशा आपका प्लान कामयाब नहीं होता। लोगों की कोशिश होती है कि 10 साल का प्लान दें, 15 साल का दें, और वो लोग जो इस सिस्टम के अंदर बतौर बी टीम अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद कर रहे हैं, वो आपको 5 या 10 साल का प्लान नहीं दे रहे, वो आपको 35 साल का प्लान दे रहे हैं, जिसमें ये जो प्रोफेसर साहब हैं, इन जैसे लोग, रसूल साहब जैसे लोग जो हैं आपको प्लान देते हुए नजर आएंगे। और हालात क्या हैं, इनके बस की बात नहीं है। मैं आपको दोस्तों खबर अब ये भी दे दूं कि महंगाई का जिम्मेदार कौन, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, ये मुलाहिजा करें और इससे आपको पता चलेगा कि जिनके पास इख्तियार वली जैसे तर्जुमान हों, कोऑर्डिनेटर्स हों, उन्हें दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं कि जी आज मुल्क में महंगाई कम हुई है मगर हम इसके ज़िम्मेदार नहीं। महंगाई अगर है तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन कम हुई है। अच्छा जी, कम कैसे हुई? उन्होंने कहा कि जी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुकाबले में हुकूमत कहीं कहीं ब्लैकमेल भी हो जाती है, कभी उनके मामला से चश्मपोशी भी इख्तियार करना पड़ती है। एक और प्रोग्राम में गए, उन्होंने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं, मैंने नहीं पढ़ा कि पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1700 अरब रखा गया था। अगर पहले बता देते तो मैं वजारत ख़जाना से फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करके ले आता। तो सो यही इख्तियार वली हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरे सूबे में फ़ातेह तब्दीली कहते हैं, मुझे फ़ातेह इनकलाब कहते हैं। हालांकि फ़ातेह तब्दीली 2024 इलेक्शन में अपने हल्के में 5688 वोट लेकर चौथे नंबर पर आए। फ़ातेह तब्दीली के भाई 7 वाले हल्के से 2667 वोट लेकर 5वें नंबर पर आए। और इन्हें भी जो परवेज़ खट्टक साहब की तरह जो है वो क्लेम करने का शौक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि असल ताकत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं हूँ और एक सुनामी आएगा और सबको भाकर ले जाएगा, लेकिन अवाम को कुछ और ही मंजूर था। तो इन्हीं के एक और नून लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हैं। मुझे नहीं समझ में आती कि आप टीवी पर बैठ कर आप अपनी पॉलिसीज़ का दिफा कैसे करें। ये शरीफ आदमी है जिसको कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म का, और वो पूरी कोशिश करता है, हाथ पाँव मारता है कि किसी तरह मैं ना डूबती हुई इस हुकूमत का सहारा बन सकूँ, डूबते हुए बयानी का सहारा बन सकूँ, पूरी कोशिश करता है। अब राना एहसान साहब जो हैं, राना एहसान अफजल साहब, वो टीवी प्रोग्राम में गए, उनसे सवाल हुआ कि महंगाई का जिम्मेदार कौन? उन्होंने कहा जी कि महंगाई का जिम्मेदार खान साहब ने नफरत की सियासत की, ये उनका जवाब था। इमरान खान की अब 4 माह की ट्वीट्स उठाकर देख लें, गुज़श्ता 4 माह से उन्होंने कोई ट्वीटिंग की, लेकिन वो कहते हैं उठाकर देख लें, उससे पहले की उठाकर देख लें, पढ़ें, इन्हें बताएं कौम को कि इमरान खान ने नफरत और किस तरह से पाकिस्तान की सियासत को कोने में लगा दिया और लोगों को पोलराइजेशन की तरफ लेकर गए। अब ऐसे लोगों को जब आप अपनी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए मैदान में उतारेंगे तो लोग फिर आपको गालियाँ निकालेंगे ना। दिफा उस चीज़ का किया जाता है दोस्तों जो आपके पास हो। पॉलिटिकल कैपिटल आपके पास नहीं तो आप दिफा कैसे करेंगे? और जब पॉलिटिकल कैपिटल होता है ना तो आपको ऑटोमेटिकली अपने मौक़िफ़ को अवाम की उमंगों के मुताबिक ढालना पड़ता है। यहाँ पर मौक़िफ़ है नवाज शरीफ का, मौक़िफ़ है शहबाज शरीफ का, मौक़िफ़ है ताकतवरों का, तो उसके दिफा के लिए फिर आपको राना एहसान जैसे ही लोग मिलते हैं। दोस्तों हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब में सिर्फ इश्तिहारात की मुहिम चल रही है। रोज़ किसी रोड की तस्वीर मरीम नवाज़ वहाँ पे लगा देती हैं और फिर वो शेयर होती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि पंजाब बहुत तरक्की कर रहा है। कल सर एक खबर आई, मरीम नवाज़ ने पंजाब की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स देने का ऐलान किया, लेकिन ज़मीनी हालात आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे। हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए ज़रूरी शोबे की मजमूई तरक्की का हदफ 4.5% मुकर्रर किया था, लेकिन हासिल करदा शरह नमू 2.89% रही। दोस्तों ये वो हक़ाइक़ हैं जिसे पाकिस्तान की आवाम से छुपाया जाता है। जिन नमूनों को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया उनकी हकीकत तो यही है, और इश्तिहारी मुहिम के ज़रिए ये पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करेंगे। दोस्तों अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। कश्मीर की कुछ खबरें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने वाज़ेह किया कि महाजिरीन की 12 नशिस्तें फिलफौर ख़त्म नहीं हो सकती। नशिस्तों के खात्मे के लिए आईनी तरमीम दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा बातचीत से मसाइल का हल निकालने की कोशिश की। हम मुज़ाकरात को ही हर मसले का हल समझते हैं। एक्शन कमेटी कलअदम होने के बाद हमारे पास बहरास मुज़ाकरात का रास्ता नहीं। हम किसी भी कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरा नहीं कर सकते। फजल रहमान को सालिसी के लिए एक्शन कमेटी ने अप्रोच किया और 12 नशिस्तों के हवाले से 4 ऑप्शंस दिए जो वो नहीं मानते, लेकिन इलेक्शन के बाद नई असम्बली कोई फैसला करे तो तरमीम कर सकती है। 12 नशिस्तें अभी बहाल हैं और बहाल रहेंगी। देखिए जब हुकूमत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बन जाएगी फिर आपके पास वही हालात होंगे, और मुतालबा तो पाकिस्तान की आवाम का था, कश्मीर की आवाम का था, तो इन मुतालबात को ये किसी सूरत भी पूरा नहीं होने देंगे।